आज हम मैथ्स प्रोजेक्ट में वृत्त की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बट आपके सामने लाल आउटलाइनिंग से एक वृत्त बनाया गया है, जिसमें उसका केंद्र O को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि वृत्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि एक स्थिर बिंदु, यहां पर बेटा स्थिर बिंदु O है, तथा वे सभी बिंदु जो कि वृत्त पर स्थित होते हैं वे स्थिर बिंदु O से समान दूरी पर स्थित होते हैं। और उन सभी बिंदुओं को अगर हम मिला लें तो हमारे पास एक वृत्त की संरचना बन जाती है। यहां पर स्थिर बिंदु O को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे कि हमने O के द्वारा दिखाया हुआ है। इसको अंग्रेजी भाषा में सर्कल का सेंटर भी कहा जाता है। बेटा इस चित्र में आपके सामने वृत्त का आधा हिस्सा, जिसे कि हम अर्धवृत्त भी कहते हैं, उसकी आकृति दिखाई हुई है। इसको अंग्रेजी भाषा में सेमी सर्कल भी कहा जाता है। अब हम बेटा वृत्त के हिस्सों के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृति में आपके सामने बेटा वृत्त बनाया हुआ है। बेटा वृत्त की संपूर्ण लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसे सरकमफ्रेंस भी कहा जाता है, तथा वृत्त के सेंटर को यहां पर O बिंदु, नीले कलर से बना हुआ O बिंदु से दिखाया गया है। इसको हम वृत्त का केंद्र भी कहते हैं। वृत्त के हिस्सों में अध्ययन करते समय आप बेटा जैसा चित्र में देख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में रेडियस नाम देते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को हम उसकी त्रिज्या कहते हैं, जिसे रेडियस भी कहा जाता है। हल्के नीले रंग में बेटा आपके सामने जो एक वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखाखंड जो कि वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। इस आकृति में बेटा आपके सामने वृत्त के दो व्यास खींचे गए हैं। वृत्त के ये दोनों व्यास परस्पर समकोण पर झुके हुए हैं, और ये दोनों ही व्यास वृत्त को चार बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को हम वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। यहां पर आकृति में बेटा आप देख रहे हैं एक वृत्त बना हुआ है, और आपको बेटा मैं बताना चाहूंगा कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा लघु चाप तथा दूसरा हिस्सा दीर्घ चाप कहलाता है। यहां पर आकृति में पीले भाग से दर्शाया गया हिस्सा वृत्त की दो त्रिज्याओं और लघु चाप के बीच का हिस्सा है। वृत्त की दो त्रिज्याओं और लघु चाप के बीच के हिस्से को हम लघु त्रिज्याखंड, यहां पर सेक्टर का हिंदी रूपांतरण त्रिज्याखंड है, तथा माइनर मीन्स लघु,
पीले भाग से दिखाया गया हिस्सा लघु त्रिज्या खंड कहलाता है तथा यहाँ पर नीले भाग से दिखाया हुआ वृत्त का बड़ा हिस्सा जो कि इन दोनों त्रिज्याओं और बड़ी चाप के द्वारा आच्छादित है या घिरा हुआ है, उसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। मैं बेटा फिर से बताना चाहूंगा, वृत्त में दो त्रिज्याओं और चाप के बीच के हिस्से को हम वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, पीले भाग में लघु चाप और दोनों त्रिज्याओं के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को लघु त्रिज्या खंड तथा दीर्घ चाप और दोनों त्रिज्याओं के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्या खंड हम कहेंगे। जैसा कि इस आकृति में दोबारा दिखाया गया है कि यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पे दिखाया गया है लघु चाप और दीर्घ चाप के बारे में। ये लघु त्रिज्या खंड से संबंधित चाप लघु चाप होगी और दीर्घ त्रिज्या खंड से संबंधित चाप दीर्घ चाप कहलाएगी। इस आकृति में आप देख रहे हैं बेटा, आपके सामने वृत्त की जीवा और वृत्त की चाप के बीच का क्षेत्र, जिसे कि लाल रंग से दिखाया गया है, यह क्षेत्र वृत्त की जीवा और वृत्त की चाप के बीच बना हुआ है। इस क्षेत्र को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। और नीला हिस्सा, नीले रंग से पेंट किया हुआ हिस्सा आपके सामने उसी जीवा और दीर्घ चाप के बीच का हिस्सा है, जिसे कि हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ध्यान रहे बेटा, वृत्तखंड वृत्त में स्थित जीवा और उससे संबंधित चाप के बीच का क्षेत्र होता है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा एक बार कि बेटा, वृत्त में जीवा और उससे संबंधित चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। धन्यवाद।